हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से। ठीक है, जैसे कि आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा, यहाँ पे हमने करना क्या है, रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है, रिस्क क्या होता है, व्हाट इज रिस्क? कोई भी चीज जैसे हमने सोची खतरा, है वैसे नहीं जाएगी। खतरा किस चीज का, ताकि हमें नुकसान ना हो जाए। खतरा है, खतरे की वजह से मुझे नुकसान ना हो जाए, वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रिस्क। ठीक है, किस टाइप का रिस्क हो सकता है बिजनेस को? बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल। बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क क्या क्या होता है ये? बिजनेस में कोई और ना कर ले। हाँ बताओ बताओ, अब बताओ। एनवायरनमेंट से जो भी थ्रेट्स पर मतलब वो बनते हैं। एनवायरमेंट से थ्रेट्स, हाँ जी। और एक जो स्ट्रैटेजिक रिस्क हमने पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी फेल ना हो जाए, वो भी हो सकता है। अगर कोई बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल में रिस्क हो सकता है, ऑपरेशंस में रिस्क हो सकता है। और हमारे आईटी में रिस्क, कोई सिस्टम में रिस्क आ गया, कोई किसी ने हमें सिस्टम हैक कर लिया, तो उसको तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का रिस्क बोलेंगे, पर चलो ये भी रिस्क है। कैपिटल है वो उसकी हम इंटरेस्ट नहीं रीपे कर पाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क, मुझे लॉसेस हो रहे हैं सपोज, ठीक है, कि मैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा रही, वो बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। और रेपुटेशन का भी रिस्क होता है, बिजनेस की रेपुटेशन का, वो भी रिस्क होता है। तो ये सारे क्या है, रिस्क हैं। अब इन रिस्क को मुझे मैनेज कैसे करना है, वो हम इसमें देखेंगे। चलो पहले देखो, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि मुझे करना क्या है, कि मुझे पहले रिस्क देखना है कि मेरे पास क्या क्या रिस्क है। फिर मैंने उसमें देखना है कि इस रिस्क का इम्पैक्ट क्या आएगा मेरे बिजनेस के ऊपर, और उसके रिगार्डिंग मैंने उसके लिए एक रेस्पॉन्सेज रेडी करनी है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। कि जो भी मेरे में रिस्क है, पोटेंशियल ऑफ रिस्क, अभी रिस्क नहीं है या मुझे लग रहा है फ्यूचर में रिस्क आने वाला है, उसके लिए मैं पहले ही क्या रहूं, तैयार रहूं। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। हाँ जी, अब रीड करो। ARM is a strategic enterprise-wide management process to identify potential risks that could significantly impact the entity and manage them within the entity's risk appetite. हाँ जी, इसको ध्यान से देखो। इट इज अ स्ट्रैटेजिक, मतलब ये लॉन्ग टर्म है। पहले तो एंटरप्राइज वाइड, पूरी एंटरप्राइज देखनी है हमें। अगर मेरी कोई रिलायंस कंपनी है तो उसके एक बिजनेस में नहीं, ऑल ओवर जितने भी उसके बिजनेस है सब में हम देखेंगे। एंड टू आइडेंटिफाई क्या करना है, पोटेंशियल रिस्क, जो फ्यूचर में मुझे रिस्क हो सकता है, जिसका क्या होएगा, इम्पैक्ट होएगा एंटिटी पे। एंड उसको फिर हमने क्या करना है, मैनेज करना है विद इन द एंटिटीज रिस्क एपिटाइट। मेरी एंटिटी की रिस्क एपिटाइट कितनी है, मतलब मेरी रिस्क झेलने की कैपेसिटी कितनी है, उसको हम बोलते हैं एपिटाइट। ठीक है, कि मेरा रिस्क झेलने का कैपेसिटी क्या है, तो उसमें रह के हमने क्या करना है, उस रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है, द एम इज टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट, यहाँ पे दैट लिख लो, मैनेजमेंट कैन स्टिल अचीव द एंटिटी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। मेरा एम क्या है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। ये नहीं होगा कि अगर रिस्क है भी तो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करने से चूक जाएंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके ही रहेंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया इतना? चलो आगे आओ, रीड करो। Enterprise risk management is a broad सुपरवाइज्ड process for integrated risk management across the enterprise. हाँ जी, अब इसमें करना क्या है, एक तो हमें इसको बोलेंगे सुपरवाइज्ड प्रोसेस, जिसका हमने ख्याल रखना है। अच्छा, फिर ये वर्ड आएगा इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, मतलब एज अ होल हमने रिस्क को मैनेज करना है। चलो रीड कर दो आगे। Management is faced with the challenge of dealing with the uncertainties surrounding the achievement of its objectives. हाँ जी, अब रिस्क अराइज कहाँ से होता है, अनसर्टेनिटी से। कुछ अनसर्टेनिटी आ गई तो उससे मुझे रिस्क हो सकता है। ठीक है, और ERM is a process that enables management to address these uncertainties in a comprehensive, integrated and organization-wide manner. हाँ जी, सेकंड पॉइंट में हमने अनसर्टेनिटीज को मेंशन कर देना है कि मेरी जो इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटीज आएंगी, ईआरएम में क्या करना है, उन अनसर्टेनिटीज को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में, एक इंटीग्रेटेड मैनर में उससे डील करना है। ठीक है, डीलिंग विद द अनसर्टेनिटीज, इसको हम ये बोलेंगे। नेक्स्ट, While implementing and maintaining an effective ERM program, management teams and the governing bodies of those organizations. हाँ जी, एक इफेक्टिव ईआरएम हम कैसे बना सकते हैं, ये तो प्रोग्राम बना लो अपनी कंपनी में, हम या तो ईआरएम प्रोग्राम रख लो, या फिर उसके रिगार्डिंग एक टीम बना के रखो जो ईआरएम का ही काम करेंगे, या फिर कोई गवर्निंग बॉडी उसके ऊपर लगा दें कि इसने ईआरएम का ख्याल रखना है। ठीक है, इसने रिस्क को मैनेज करना है। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट हमने यही है
कि ईआरएम हम करते क्यों है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ठीक है। ये ना हो कि मेरे कुछ रिस्क आने, सपोज फ्यूचर में कोई ऐसा रिस्क आ गया जिससे मैंने ऑब्जेक्टिव जो मैंने सोचा था कि ये मैंने अचीव करना है वो अचीव ना कर पाऊं, तो उस रिस्क को मुझे खत्म करना है या फिर मैनेज करना है। सुपर मतलब एक बोर्ड बिठा दो, कमेटी बिठा दो, ऐसे लिख लो, बोर्ड बोर्ड। हाँ जी, आगे। Enterprise risk management enables management to effectively deal with uncertainty and associated risk and opportunity, enhancing the capacity to build value. ठीक है, वही आ गया फिर से, अनसर्टेनिटी को डील करना है, उससे एसोसिएटेड रिस्क। अच्छा, अनसर्टेनिटी के तो दो चीजें निकल सकती हैं, या तो रिस्क आएगा या फिर अपॉर्चुनिटी, तो दोनों चीजों को ही हमने क्या करना है, इफेक्टिवली डील करना है टू बिल्ड द वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल ईआरएम मुझे क्या हेल्प करेगा कि फ्यूचर में मुझे कोई सरप्राइज ना मिले। ठीक है, आप बोलोगे कि मेरा एग्जाम टफ आ गया, ठीक है, रिस्क है आपको कि एग्जाम टफ आ जाए, पर इसको मिटिगेट कैसे करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के, कि एग्जाम जो मर्जी टफ आ जाए, जो मर्जी पूछ लें, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ के जाएंगे, हम सारा पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इस चीज को हम बोलेंगे रिस्क को मिटिगेट करना। तो इससे आपको क्या नहीं मिलेंगे, सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। इट हेल्प्स टू अवॉइड पिटफॉल्स एंड सरप्राइजेस अलोंग द वे। क्लियर यहाँ तक जी? चलो आ जाओ, चलो रीड करो, बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम। ईआरएम से मुझे क्या क्या मिलेगा। All entities face uncertainty, and the challenge for management is to determine how much uncertainty to accept as it strives to grow stakeholder value. Uncertainty presents both risk and opportunity, with the potential to erode. क्लियर, वही चीज फिर से आ गई, अनसर्टेनिटी से मुझे रिस्क भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है। अगर रिस्क है तो वो मुझे क्या कर देगा, इरोड, वॉश अवे। अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसकी वैल्यू मेरी और बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट। ERM enables management to effectively deal with uncertainty and associated risk and opportunity, enhancing the capacity to build value. वही चीजें से फिर से आ गई। अब देखो ईआरएम इनकैपेसिस, क्या क्या इसमें हम बेनिफिट्स देखेंगे। देखो फर्स्ट, पहले तो ये मार्किंग्स नोट कर लेना, इस हमने स्टेप वाइज देखेंगे। फर्स्ट है, पहले बार सुन लो, हम पहले क्या करेंगे, अलाइनिंग रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको मैं किस अकॉर्डिंग बनाऊंगी, मेरी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। सपोज मैंने सोच लिया कि मैंने इतने, सपोज मैंने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। सपोज रिस्की मार्केट, शेयर मार्केट में जिसको मान लो लोगों को डर लगता है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि मैं 10 लाख इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, पर उसमें रिस्क कितना होएगा उसको मैं अलाइन करके चलूंगी ना। हो सकता है कि मैं रिस्क चलूंगी 100% ही, अगर मेरा वॉश अगर हो गया, वो मेरा रिस्क एपेटाइट है कि क्या मैं उसको झेल सकती हूँ, कि अगर मेरा 10 लाख डूब गया तो क्या मैं उसको झेल लूंगी। ठीक है, उस चीज को हम बोलेंगे, तुम जो भी स्ट्रैटेजी बनाओ, तुम जो भी प्लानिंग करो, उसको अपनी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए करो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे अलाइनिंग बोथ रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रैटेजी। अच्छा, फिर सेकंड वही आ जाओ, लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न। फिर से वही पॉइंट आ गया कि जो आपकी ग्रोथ है उसको आप किससे करोगे, कंपेयर अपने रिस्क से। ठीक है, अब सपोज मैं समझती हूँ कि 10 लाख मैं इन्वेस्ट कर भी दूं शेयर मार्केट में, पर उससे मुझे रिटर्न सिर्फ 10,000 की है एक्सपेक्टेड, तो क्या वो वर्थ है? वर्थ ही नहीं है। अगर वर्थ भी नहीं है, फिर रिस्क लेने का, अगर रिस्क लेने का वर्थ ही नहीं है, फिर कोई फायदा ही नहीं है ना, कि क्या उतना मैं रिस्क लूंगी फिर। अगर रिस्क तो है ही ना, रिस्क तो हम लेके चल रहे हैं कि उसमें रिस्क है। ठीक है, मतलब उसमें रिस्क है और साथ में रिटर्न भी कम है, रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न बहुत कम है, वो चीजें हमने देखनी है। रिस्क और रिटर्न की परसेंटेज देखनी है, कितना परसेंट रिस्क है और कितनी परसेंट रिटर्न है, उन दोनों को हमने कंपेयर करना है। हाँ जी, थर्ड में देखो। अच्छा, उसके बाद हम बनाएंगे अपने रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजंस। अगर मेरा रिस्क एक्चुअली में, मेरा जो डर था वो सच में आ गया सामने, ठीक है, अब उसके रिलेटेड हम क्या डिसीजंस बनाएंगे। ठीक है, सपोज मुझे डर था आग लगने का, ठीक है, अब मैं उसके लिए क्या डिसीजन लूंगी, फायर एक्सटिंग्विशर पहले मैंने डिजाइन करके रखे होंगे, ठीक है, अब उसको मैं क्या करूंगी, यूज करूंगी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद देखो, रिड्यूसिंग, उसी से वही चीजें हो गई, अब मुझे ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं पहले ही प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए। अच्छा, उसके बाद है आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल एंड क्रॉस रिस्क। अब इसमें क्या होएगा कि सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस की रेपुटेशन डाउन हो गई, तो क्या उसका इफेक्ट बाकी पे पड़ेगा, क्योंकि मेरी अब मेरा नाम ही डाउन हो गया।
जैसे अडानी की आजकल चल रहा है, ठीक है, अब उनके 50% ऑलमोस्ट शेयर प्राइसेस डाउन हो गए, तो वो ऑल ओवर अडानी के ही हो गए, एक बिजनेस में तो नहीं इफेक्ट आया, ऑल ओवर बिजनेस पे इफेक्ट आ गया, तो उसमें हम बोलेंगे क्रॉस फंक्शनल जो इफेक्ट आता है, क्रॉस बिजनेस इफेक्ट आता है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो भी तुम्हारे रिस्क होंगे उसके लिए तुम्हें क्या करनी है, इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सेज डिजाइन करनी है, मतलब इकट्ठी रिस्पॉन्स एक होनी चाहिए कि सब सब रिस्क के लिए होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो सीजिंग अपॉर्चुनिटीज, और लास्ट में हम देखेंगे इम्प्रूविंग डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। रिस्क अगर है तो मुझे अपॉर्चुनिटीज को सीज करने की जरूरत नहीं है, मैं अपॉर्चुनिटी को क्या करूंगी, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ग्रैब कर लूंगी, और लास्ट में हम उस तरीके से ही अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करेंगे। चलो अब वन बाय वन रीड करो, इसी ऑर्डर में। इसी ऑर्डर में करना, नोट कर लो आप। 1 5 4 6 8 लिख लो। मेरा तो घूमे हुए मैंने तो पहले लिख दिया। अच्छा ठीक है। 5 4 6 8 Aligning risk appetite and strategy. Management considers the entity's risk appetite in evaluating strategic alternatives, setting related objectives, and developing mechanisms to manage related risk. Link growth, risk, and return. ERM provides an enhanced ability to identify and assess risk and establish acceptable levels of risk relative. ठीक है, और इनमें यही पढ़ते हो आप, पहले रिस्क को असेस करा और उसके बाद रिस्पॉन्सेज डिजाइन करते हो, एक्सेप्टेबल लेवल पहले तो डिजाइन करते हो, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो ये? इसका 315 315 में। ऐसे वो 315 हाँ वही आइडेंटिफाइंग इट असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल बस उसमें ठीक ट्रैक है, करो। चलो ठीक है ठीक है, अच्छा टेस्ट हुआ ना अभी, हाँ जी दो दिन ठीक। Enhancing risk response decisions. ERM provides the rigor to identify and select among alternatives, risk responses, risk avoidance, reduction, sharing, and acceptance. Reducing operational surprises and losses. Entities gain enhanced capability to identify potential events and establish responses, reducing surprises and associated cost or losses. Identifying and managing multiple and cross. Every enterprise faces a माइरियाड ऑफ रिस्क बोल सकते हो, वेराइटी ऑफ रिस्क बोल सकते हो, अफेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसा रिस्क जो मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो कि उसके लिए डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स, इसमें हम क्या बोलेंगे कि बिजनेस प्रोसेसेस कैरी मेनी इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क भी आप पढ़ते हो कि कुछ ना कुछ हमारे पास रिस्क होता ही है, पर ईआरएम में हमने क्या ढूंढा कि सबके लिए एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास तैयार होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है मेरा सीजिंग अपॉर्चुनिटीज, बाय कंसिडरिंग फुल रेंज ऑफ पोटेंशियल इवेंट्स मैनेजमेंट इज पोजीशन टू आइडेंटिफाई एंड प्रोएक्टिवली रियलाइज अपॉर्चुनिटीज, मुझे रिस्क के हिसाब से मैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लूंगी। और लास्ट इज इम्प्रूविंग डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल, obtaining risk information allows management to effectively assess overall capital needs, तो मुझे अपनी कैपिटल नीड्स के बारे में पता चल जाएगा कि मुझे कितनी कैपिटल चाहिए, ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट का आपको समझ क्या है कौन सा? ये जो थर्ड पॉइंट है एनालिसिस रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालाइजिंग रिस्क रिस्पॉन्स, मतलब इसका थर्ड या मेरा थर्ड? आप अच्छा, एनहांसिंग रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन का मतलब, अच्छा ये वाले समझ में आएंगे ना, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिस्क का क्या मतलब होता है? ऑब्टेनिंग रॉबस्ट रिस्क इंफॉर्मेशन। रोबस्ट मतलब क्या होता है? वही कुछ क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिव मैकेनिज्म मुझे है कि मैं फटाफट अपनी रिस्क, जैसे मैंने पहले से ही क्या करा, फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रख दिया, ठीक है, जब मुझे जरूरत पड़े तब मैं उसको यूज कर लूंगी, वो चीज को बोलेंगे। हाँ जी, फिर आगे हम देखते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इसको रीड करो। ERM is a risk-based approach which includes the method and processes used by organization to manage risk. ERM provides a framework for risk management which involves। हाँ जी, ये 3 पॉइंट्स ध्यान से देखना, जब आप ईआरएम लिखोगे, जब आप ईआरएम को क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले आप ईआरएम की डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है, उसके बाद अगर आपको कंपोनेंट्स पूछेगा तो कंपोनेंट्स लिख देना, अगर आपको बेनिफिट्स पूछेगा तो बेनिफिट्स लिख देना, पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऊपर लिखोगे, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन है ईआरएम फ्रेमवर्क पे, अब इस फ्रेमवर्क मीन्स
एक्चुअली इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो 3 चीजें हम इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट इज पोटेंशियल थ्रेट को पहले देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि वो रिस्क कितना बड़ा है, किस लेवल पे वो रिस्क आ सकता है, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका इम्पैक्ट कितना होएगा। मतलब अगर आग लग भी गई तो वो किस लेवल पे लग सकती है, ठीक है। वही चीजें। लास्ट इज इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स टू मिटिगेट द रिस्क। उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए 4 टेक्निक्स आएंगे आपके पास: रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क शेयरिंग। वो हम आगे देखते हैं अभी, ठीक है। अब देखो 8 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट, कि मेरी जो मैनेजमेंट है उसका इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। एक तो देखो इन्वायरमेंट का नेचर, एक तो मैनेजमेंट का नेचर होता है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, कि कोई नहीं फिर क्या हो गया, रिस्क है तो कुछ नहीं होता, अगर रिस्क है तो बोलते थे ना हाँ, कि अगर कुछ करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करने के लिए। पर एक तरफ हम देखते हैं कुछ मैनेजमेंट होते हैं जो डरपोक होती है, कि सोच सोच के कदम, फूक फूक के कदम रखना, ठीक है। तो 2 टाइप्स का है, तो हमने पहले उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टडी करना है कि मैनेजमेंट किस टाइप की है। हाँ जी, उसका रीड कर दो। Internal environment, the overall culture, atmosphere, and tone of the organization. बैकड्रॉप को बैकग्राउंड भी बोल सकते हो आप। The internal environment sets the backdrop of the management's philosophy for seeking or avoiding risk, general approaches to dealing with risk, as well as entities-wide ethics. ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, ओवरऑल कल्चर। इसमें लिख लो नीचे कि मतलब या तो मैनेजमेंट डरपोक है, ऐसा कुछ लिख लो ताकि आपको फिर याद रहेगा। मतलब इनकी रिस्क एपेटाइट कैसी है। हाँ, रिस्क एपेटाइट कैसी है, या फिर ऐसे लिख लो डरपोक है, या फिर बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं डरपोक का एंटोनिम क्या होता है। ठीक है, ओवर थिंकर्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा चलो, उसके बाद देखो, उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा इवेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इवेंट आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे कि क्या क्या मेरे एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स हैं, जैसे आपको याद होता है। अगर ऑर्डर में करोगे तो इजी याद हो जाएगा, इसको ऑर्डर में ही रखना। हाँ, सेकंड पॉइंट इवेंट आइडेंटिफिकेशन। हाँ जी, ठीक है। तो इवेंट आइडेंटिफिकेशन में मतलब मुझे देखना है मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स क्या हैं जिसके रिगार्डिंग मुझे रिस्क हो सकता है, या रिस्क या फिर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ठीक है। मुझे क्या क्या मैं ऑब्जेक्टिव्स रखूंगी। मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन अ वे दैट इज कंसिस्टेंट विद देयर एपेटाइट। तो कैसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मेरी एपेटाइट के हिसाब से मेरे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। उसके बाद रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट मींस कितना परसेंट मुझे रिस्क लग रहा है, लाइकलीहुड कितनी है, ठीक है। रिस्क को एनालाइज करना और उसकी लाइकलीहुड मतलब उसका परसेंटेज फाइंड, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट, और उससे एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है। अगर मेरे 10 लाख डूब गए तो उससे होगा क्या। अच्छा, लास्ट में सॉरी, फिफ्थ पॉइंट इज रिस्क रिस्पॉन्स। अब रिस्क रिस्पॉन्सेज देखो, रिस्पॉन्सेज ये लिखनी है आपने, अवॉइडेंस। रिस्क को रिस्पॉन्स में 4 टाइप्स की रिस्पॉन्सेज आएंगी, या तो आप रिस्क अवॉइड ही कर दोगे, आप बोलोगे कि अच्छा रिस्क है फिर तो ये काम मैंने करना ही नहीं है, ठीक है। या आप बोलोगे इसको रिड्यूस कर लेते हैं किसी तरीके से, मतलब या फिर उसको आप शेयर कर लोगे, या फिर उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी। हाँ, आगे देखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज। उसके लिए तुम क्या लगाओगे, उसके ऊपर कंट्रोल्स लगाओगे। लास्ट में फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। वही एक्चुअली वही स्टेप्स चल रहे हैं कि पहले हमने इवेंट आइडेंटिफाई करा, फिर इसका रिस्पॉन्स डिजाइन करा, फिर उसके बाद इवेंट आइडेंटिफाई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, की रिस्पॉन्स डिसीजन बनाने हैं। अच्छा, और लास्ट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब एंटायर ईआरएम को हमने क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है। अगर कोई चेंजेस कोई भी नीड है तो उसके हिसाब से उसमें चेंजेस करते रहो, ठीक है। अच्छा, चलो अब दोबारा देखते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मीन जनरल टोन क्या है मैनेजमेंट की, ठीक है। सेकंड इज मेरा इवेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक, मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स में क्या क्या आएगा जिससे मुझे रिस्क हो सकता है, ठीक है। थर्ड इज फिर मेरा ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। फिर फोर्थ क्या है मेरा, रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क है। फिर रिस्क रिस्पॉन्स, अब अगर रिस्क है तो उसके लिए रिस्पॉन्सेज क्या मैंने सोची हुई हैं, क्या किस तरीके से मैंने इसको रिस्पॉन्ड करना है।
ठीक है। उसके बाद फिर है मेरा कंट्रोल एक्टिविटीज, उसके ऊपर फिर मैंने कंट्रोल प्रोसीजर्स लगा देने हैं कि क्या उस तरीके से काम हो रहा है, कंट्रोल करते हैं ना हम। ठीक है। उसके बाद सेवेंथ में मुझे क्या बोलना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, उनके बारे में सबको इंफॉर्मेशन देनी। और लास्ट में मॉनिटर करते रहना ईआरएम प्रोसेस को। क्लियर? ठीक है। इसके बाद मैं टाइम दे दूंगी, अब पढ़ लेना। चलो जी, रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट इन बीपीए। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिस्क। चलो रीड करो। A risk is a likelihood that a threat will exploit a vulnerability and cause harm to the organization. ठीक है जी। रिस्क क्या है कि कितनी मुझे लाइकलीहुड है, परसेंटेज कितना है, दैट अ थ्रेट विल एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी, कि मेरा जो थ्रेट है वो मेरी वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वीकनेस, वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर देगा और मुझे हार्म कर पहुंचा देगा, कॉज हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशन। चलो रिपीट करो। रिस्क इज द लाइकलीहुड दैट a threat will exploit weakness and harm to the organization. ठीक है, बस बस करने की जरूरत नहीं है। These impact from the threats are वेरी बट जनरली भी सॉर्टेड। देखो बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, पर जनरली क्या क्या टाइप के रिस्क हमारे पास आएंगे। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत बारी, और आपको पता नहीं चलता लिखना क्या है इसमें। ठीक है। ठीक है जी। देखो बिजनेस रिस्क क्या क्या रिस्क है इसमें हमारे पास। फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क, सेकंड इज रेगुलेटरी, थर्ड इज रेप्यूटेशनल, देन फोर्थ इज स्ट्रैटेजिक, फिफ्थ इज हैजर्ड, एंड सिक्स्थ इज ऑपरेशनल, एंड सेवेंथ इज प्योर रिस्क। ठीक है। चलो वन बाय वन रीड कर दो। फाइनेंशियल रिस्क माय मुस्कान। Financial risk, a risk that result in financial losses, waste or loss of assets. Regulatory or compliance risk, risk of fines and penalties under various laws due to non-compliance. ठीक है, कि मुझे फाइन्स ना लग जाए, अगर मैंने कंप्लाई नहीं करा तो मुझे फाइन्स या पेनल्टीज लग सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट। Reputational risk, risk of economic losses due to damage to the brand value of the firm. Strategic risk, a risk that prevent an organization to achieve its goals. स्ट्रेटेजी रिस्क मतलब मेरी स्ट्रेटेजी फेल होने का रिस्क है। देन हैजर्ड, हैजर्ड मतलब नेचुरल डिजास्टर से कुछ हो गया। ठीक कर दो। Risks that are insurable, such as natural disasters, various insurable liabilities, impairment of physical assets, and terrorism, etc. Operational risk, risk that prevent an organization to operate inefficiently and effectively. Efficiently and effectively. ऑपरेशनल रिस्क मतलब जो मेरे ऑपरेशंस हैं कि मैं वो इफेक्टिवली कर सकती। सपोज लेबर स्ट्राइक हो गई, उससे मेरी इफेक्ट ऑपरेशन पे इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। लास्ट इज प्योर रिस्क मतलब जो बच गया, जिसको नहीं डिफाइन कर सकते, रेजिडुअल रिस्क, उसको प्योर रिस्क बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, रिस्क दैट विल एंड अप विद लॉस, पर हमें लॉस होगा, जैसे चोरी, वो चीज हो जाएगी मेरी प्योर रिस्क, जो मतलब लॉस बाय थेफ्ट है। ठीक है। तो अभी 2 मिनट ले लो और ईआरएम एक बार पढ़ लो। हाँ जी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम।
internal environment, second event identification, objective setting, then risk assessment, then risk response, then control, then information communication, monitoring. ठीक. What is ERM? It is a process या फिर कोई methods है. It's a process or methods which are used to identify and manage the potential risk that can harm और या फिर वो रिस्क है impact the entity and so that the organization can achieve organizational objectives. ठीक है, to increase the confidence of the management. ठीक है, हाँ जी. What are the types of risk? Financial risk, compliance, operation, regulatory, reputational, strategic hazard and car risk. ठीक है जी, चलो आगे चलो. देखो हमारे पास 3 टाइप के रिस्क हैं. फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क, सेकंड इज टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज डेटा. डेटा को इन्होंने थर्ड चैप्टर में बताया हुआ है. ठीक है, वहां पे हम एक्सप्लेन कर लेंगे एक्सप्लेनेशन. अब यहाँ पे सिर्फ हमने टेक्नोलॉजी रिस्क देखने हैं. अब देखो टेक्नोलॉजी रिस्क के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा. अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा पहले देखो. क्या क्या रिस्क है टेक्नोलॉजी का. पहले टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गई, फिर और टेक्नोलॉजी को मिसयूज कर लिया. ठीक है, जो पहले अच्छे से हो रहा स्टेप वो देख लो. अच्छा, फिर किसी ने साइबर फ्रॉड हो गया, वो चीज है. अच्छा, फिर डाउन टाइम क्या होता है. कोई साइट क्रैश, सिस्टम बंद हो गया. अगर मेरे सिस्टम में कहा सर्वर डाउन हो गया, दैट इज डाउन टाइम. अच्छा, उसके बाद ये देखो, फिर चलो फिर शुरू हो जाओ यहाँ से. नीड फॉर गवर्नेंस प्रोसेसेस टू एडिकेटली मैनेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन. हमें क्या चाहिए, मुझे गवर्नेंस प्रोसेसेस लगानी पड़ेंगी. ठीक है, कि जो क्या करे, टेक्नोलॉजी को बार बार देखते रहे कि टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम ना आए. मेरी जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स लगी हुई है उसको रिव्यू करता रहे. ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर मेरे बिजनेस में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है तो हर टेक्नोलॉजी के लिए मुझे अलग अलग कंट्रोल डिजाइन करने पड़ेंगे. ओके, फिर है डिपेंडेंस ऑन वेंडर ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज. ठीक है, अब इसमें क्या आएगा कि अगर मैंने कोई टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर रखी है तो अब उसके लिए मुझे किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, उसी वेंडर पे डिपेंड होना पड़ेगा. क्योंकि ये टेक्नोलॉजी क्या है, आउटसोर्स है. अब उसी ठीक भी वो वही करके देगा. ओके, फिर आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पढ़ा हुआ है, तो वो हमें चाहिए. नीड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ नेग्लिजेंट और डेलिबरेट. उसके लिए तुम क्या करो, एसओडी लगा दो. अच्छा, उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस इन द इवेंट ऑफ मेजर एक्सीजेंसीज मींस अर्जेंसी हम बोल सकते हैं. जब मुझे अर्जेंट नीड है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मेरी बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो चलती रहे. तो उसके लिए तुम क्या टेक्नोलॉजी के लगाओगे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल ये एग्जिट और इमरजेंसी का मिक्स कर दिया ना उन्होंने. हाँ, कुछ सिस्टम बंद हो गया और इमरजेंसी वाला बंद हो गया. दोनों बना दिया. हाँ जी. अच्छा, फिर मेरे पास क्या रहती है, मल्टीप्लिसिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम रहते हैं. बिकॉज जो मेरे सिस्टम्स हैं वो क्या है, मल्टीपल सिस्टम्स हैं और वो कम्प्लेक्स भी बहुत है. जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर हो गया सीबीएस, सुना अपने कोर बैंकिंग सिस्टम. बैंक्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. फिनेकल सुना होगा, फिनेकल सुना होगा, बैंक्स में जो यूज होता है. सैप सुना होगा. एक सर बताया था ना, आईरैक बैंक है ना, सरकारी बैंक होता है. होएगा कोई, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में. सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स. अच्छा, फिर मुझे और क्या रिस्क हो सकता है, कोई अटैक हो गया जिसकी वजह से मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी पे रिस्क है. ठीक है, इसमें से 5-6 पॉइंट्स जो इजी वाले हैं पहले वो याद कर लेना, बाकी बाद में हो जाएंगी. जैसे डाउन टाइम हो जाएगा, ठीक है, फिर ऑब्सोलेंस हो जाएगा, और फिर एम्प्लॉय मिसयूज हो जाएगा, फिर साइबर फ्रॉड हो जाएगा, और ऑप्शन तो हो गया. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो जाएगा. डिपेंडेंस ऑन वेंडर, दूसरे वेंडर पे मुझे डिपेंड होना पड़ेगा. ठीक है, और फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिस्टम है. सिस्टम क्या है, मेरे कॉम्प्लेक्स है. कितने हो जाएंगे, इतने कर लेना. हाँ जी. अब देखो, अब आ गया आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. जो मेरा रिस्क है हमने पढ़ लिया, पहले ईआरएम पढ़ लिया, फिर मेरे टाइप्स ऑफ रिस्क देख लिया. अब उन रिस्क को मैनेज क्या कैसे करना है. ठीक है, अब ये तो है नहीं कि मैं बोलूँ कि अच्छा मैंने कोई बिजनेस करना है उसमें रिस्क है मैं काम छोड़ दूं. हमेशा ये तो नहीं हो सकता. अगर कोई बिजनेस करते भी हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा रहेगा. तो उसको हमने मैनेज कैसे करना है, देखो.
अच्छा, इसमें आपने से अमेंडमेंट भी है और अमेंडमेंट में कुछ नहीं दिया हुआ। रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन एक लाइन और ऐड करी हुई है, वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी सारा सेम है। इसमें लिख लो चाहे थोड़ा सा कि अमेंडमेंट नोट्स देखने हैं। चलो जी, रीड करो। Risk management. It is the process of identifying risk, assessing risk, and taking steps to prevent, if possible, reduce risk to an देखो, acceptable. तीन स्टेप्स बना लेना। पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। पहले सोचो क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको असेस करो, उसका कितना डिग्री ऑफ रिस्क है। उसके बाद स्टेप्स लो टू रिड्यूस रिस्क, इस रिस्क को मैं कम कैसे कर सकती हूँ। टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, देखो कोई भी रिस्क है वो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ही हम रिड्यूस कर सकते हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स इन एन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, जो मैंने कंट्रोल्स लगाने हैं इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मैं क्या करूंगी, अपने रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब देखो, रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओवरऑल रिस्क एपिटाइट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई रिस्क, एक तो हमें होगा कि रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हमने रिस्क लेना है। पर अगर हम रिस्क एपिटाइट छोड़ दें, उसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन 4 पॉसिबल एक्शंस ले सकती है। 4 पॉसिबल एक्शन में क्या आएगा, एक तो एक्सेप्ट कर लिया, जितना भी रिस्क था मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मिटिगेट कर दिया, रिड्यूस कर लिया, या फिर शेयर कर दिया, या फिर अवॉइड कर दिया। देखो अवॉइड तो क्लियर ही है कि मैंने वो काम ही नहीं करा जिसमें रिस्क लगा, ठीक है। शेयर करना मतलब इंश्योरेंस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस करा लिया कि अगर कुछ होता भी है तो आप मुझे पैसे दोगे। अच्छा, रिड्यूस कैसे करोगे, सपोज जिस एक्टिविटी में मुझे रिस्क लग रहा था उसको मैंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। साइड पे लिख लो, बाय आउटसोर्सिंग द रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी, वो भी कह सकते हो। पर जब रिस्क है ही, आपको कम करना है, अगला एग्जाम्पल दिया था तो हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगाया तो उससे रिड्यूस हो रहा है। उससे भी रिड्यूस ही हो रहा है रिस्क, वो भी बोल सकते हैं हम। या फिर उसको आउटसोर्स भी बोल सकते हो, जैसे भी जो मर्जी एग्जांपल ले लो। या फिर बोल दो कि मेजर्स ले लिए, काउंटर मेजर्स ले लिए, इससे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। अच्छा, फिर एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट ही कर ले, इसमें तो क्या ही करोगे, ये देखा जाएगा। मतलब वो अपनी उसको change करेंगे। जैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे। आउटसोर्स मतलब जिस काम में मुझे लगता है कि रिस्क है, उस काम को मैंने क्या कर दिया, आउटसोर्स किसी और से करा दिया काम, मैंने खुद करा ही नहीं। सपोज मुझे टेक सिक्योरिटी से डर लगता है कि मैं जितनी भी करूँ फिर भी मुझे रिस्क लगता है कि कुछ ना कुछ हैकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बाहर किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी से उस काम को आउटसोर्स करा दिया। ये चीज है कि मुझे फिर भी डर है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में मुझे, अगर मैं अपनी जितनी मर्जी कर लूं, तो मैंने प्राइवेट एजेंसी से करा ली कि आप मेरे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, मैं खुद नहीं करूंगी। हाँ जी, नेक्स्ट। Or risks that are not identified or avoided or transferred are retained by default. These risks are called residual risks. अच्छा, उसके बाद कुछ रिस्क जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल रिस्क, ठीक है। The primary goal of risk management is to reduce risk to an acceptable level. What? बढ़ दो। What is the level which is acceptable? Which is acceptable varies from one management to another based on their risk appetites. That is, how much risk they are willing to accept rather than mitigate. चलो, अब इस पेज पे आ जाओ। पहले इसको पहले खुद से देखो क्या समझ आता है, 5 मिनट लगाओ इस पे। जो बॉक्सेस वाली टर्म्स है इसकी हमने डेफिनेशंस पढ़नी है सबकी। हो गया। हो गया। 5 मिनट बाद
सबसे नंबर 1 देखो किसको दिया हुआ, थ्रेट को, उसके बाद अटैक, थर्ड क्या है, वल्नरेबिलिटी, फिर रिस्क, फिर एसेट, फिर एक्सपोजर, देन सेफगार्ड। बनाओ इसका लिंक। वैसे थ्रेट से डायरेक्ट वल्नरेबिलिटी है, बॉक्स पढ़ लिया, स्मार्ट वर्क। मतलब थ्रेट से डायरेक्ट वल्नरेबिलिटी है ना, अटैक तो जस्ट एक बीच में है। अटैक होएगा तभी तो थ्रेट है। वल्नरेबल करते हैं जैसे थ्रेट ने, वल्नरेबिलिटी हमारे सिस्टम में है, वल्नरेबिलिटी हमारे सिस्टम में, अटैक दूसरा बंदा करेगा। इसको इस तरीके से देखो, सपोज जैसे वो हमारे टेररिस्ट अटैक नहीं होता, उस सेंस में देख के देखो, बनती है सेंस। ये जो टेररिस्ट है वो तो थ्रेट है एक तरह से, और जो वो अटैक कर रहा है वो अटैक कर देगा, हम वल्नरेबल है, तभी अटैक होगा। अगर मेरी सिक्योरिटी टाइट है, ठीक है, अगर कोई अटैक कर ही नहीं सकता, अटैक होएगा नहीं। वल्नरेबिलिटी मतलब मेरे सिस्टम में कोई लूप होल है, वल्नरेबिलिटी बोलो लूप होल, ढूंढ लिया है, अटैक हो, वो अटैक तो है ही, अटैक होगा क्यों, अगर कोई रीजन हम देखो लूप होल है तो अटैक होगा। ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अटैक पे उनके हाँ उनकी तरफ एडवांटेज मिलती है। वो आएगा फिर भी। चलो एक बार ये पढ़ लो, फिर उसके बाद आगे करते हैं। चलेंगे आगे, चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे उसके बाद बस एक पेज का छोटा सा टॉपिक है, नहीं एक ही है। अच्छा चलो देखो जी, रीड कर दो मुस्कान। थ्रेट, व्हाट इज अ थ्रेट? Threat, an action or event that can have a negative impact on the organization पहले assets. सारे सुन लेना, एंड में डिस्कस करेंगे। An action or event that can have a negative impact on the organization's assets in the form of destruction, theft, modification of information system. हाँ जी, थ्रेट क्या है? ऐसा इवेंट जिसका क्या होएगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन पे। अब वो कैसा हो सकता है कि या तो मेरे आईटी एसेट्स में कोई डिस्ट्रक्शन हो सकती है, या उसमें किसी ने मॉडिफिकेशन कर दी, या फिर मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का लीक हो गई इंफॉर्मेशन, या फिर डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब मैं साइट पे लॉगिन कर रही हूँ पर वो लॉगिन हो ही नहीं रहा, ठीक है, सर्विस ही नहीं दे रहा मेरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अटैक। अच्छा फिर उसने क्या बोला, थ्रेट एंड एसेट्स, जब आप एसेट पढ़ोगे तब समझ आएगा। थ्रेट एंड एसेट्स आर क्लोजली कोरिलेटेड, क्योंकि थ्रेट किस पे होएगा, एसेट पे ही होएगा ना, तो थ्रेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ टारगेट एसेट, किसी एसेट पे ही मेरा थ्रेट होएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्रेट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग प्रोटेक्शन टू द एसेट, मैं अपनी एसेट को बचा लूंगी, ठीक है, वो उससे मैं थ्रेट से प्रिवेंट कर लूंगी। जैसे हम बोलते हैं देश की सिक्योरिटी को बचाना, ठीक है, तो देश क्या हो गया मेरा, एसेट हो गया, ठीक है, डिफेंस प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं। हाँ जी। अटैक देखो, अब अटैक कौन करेगा, पाकिस्तान या कोई भी, ठीक है, हमारा दुश्मन हम पे अटैक कर सकता है, जो भी हमारा दुश्मन है। चलो रीड करो। An attack is the exploitation of a vulnerability by a threat agent. हाँ जी ठीक है, अटैक क्या है, मेरी वल्नरेबिलिटी को उसने एक्सप्लॉइट कर दिया बाय अ थ्रेट एजेंट, किसी टेररिस्ट ने उसको यूज कर लिया। हाँ जी। Basically, it is a set of actions designed to compromise IS in the following terms, namely confidentiality, integrity, availability, or इसको other. यहाँ पे लिख लूं, CIA, CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को उसने क्या करा, हैक करा, ठीक है। तो अटैक की कॉन्सिक्वेंसेस किस पे डिपेंड करेंगे, टाइप ऑफ अटैक कैसा था और डिग्री उसकी कितनी थी, ठीक है। अच्छा अब देखो वल्नरेबिलिटी को अच्छे से पढ़ना। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में चोरी हो गई, ठीक है, तो अब मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, तो गलती किसकी है, चोर की, या मैं दरवाजा खुला छोड़ के आई हूँ,
उसमें भी एथिक्स एथिक्स होने चाहिए, इतने तो एथिक्स आए नहीं है। ठीक है, अब हाँ चलो, हमने उनको opportunity दी ना। अपॉर्चुनिटी दी। अब सपोज मैंने सिस्टम पे कोई फायरवॉल नहीं लगाया हुआ, ठीक है, अच्छा फिर मैं रो रही हूँ कि मेरे सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, हाँ तो होएगी, इंश्योरेंस नहीं करवाया और फिर इलाज। हाँ वहाँ वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब रीड करो। तो वल्नरेबिलिटी की साइड में पहले लिख लो क्या है, लूप होल्स है। वल्नरेबिलिटी मीन्स लूप होल्स है हमारे सिस्टम में, लूप होल्स इन आवर सिस्टम, मेरे ही सिस्टम में लूप होल्स हैं। मतलब ये समझने के लिए लिख के नहीं आना। हाँ जी, रीड करो आगे। इट रेफर्स टू द वीकनेस, वीकनेस इन द सिक्योरिटी या फिर सेफ गार्डिंग। एक तो मेरी सिक्योरिटी में या फिर अगर मैंने सेफ गार्डिंग करनी थी उसमें वीकनेस है, दैट पोटेंशियली अलाउज थ्रेट टू हार्म द सिस्टम, जिससे मेरा सिस्टम क्या हो गया, हार्म हो गया। मतलब जो चोरी करने आया था वो चोरी हो गई है, जैसे हम बोले अटैक अगर करने आए थे वो अटैक पॉसिबल हो गया क्योंकि हमने कोई कमी छोड़ दी थी। ठीक है, कमियां। चलो रीड करो आगे। Such weaknesses may be in information system, security system or other components of the system. हाँ जी, वो वीकनेस मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी हो सकती है, मतलब मेरे कंप्यूटर में भी वीकनेस हो सकती है, या फिर जो मैंने सिक्योरिटी लगाई है। फर्स्ट पॉइंट में तो क्या हो गया, मैंने सिक्योरिटी लगाई ही नहीं। ठीक है, सेकंड में सिक्योरिटी लगाई है पर सिक्योरिटी अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या था, अगर कोई इंटरनल कंट्रोल में मैंने कोई वीकनेस छोड़ दी, ठीक है, या किसी हार्डवेयर में मैंने कोई वीकनेस छोड़ दी, उसकी वजह से क्या हो सकती है, अटैक हो सकता है, होने के चांसेस हो सकते हैं। चलो देन, Vulnerabilities are flaws or weaknesses in security systems, software or procedures. Some examples of vulnerabilities are given as follows. ठीक है, वही हो गया, लीविंग द फ्रंट डोर अनलॉक्ड। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडली शॉर्ट पासवर्ड। अगर सपोज आप अपने इंस्टा अकाउंट का पासवर्ड अपने नाम पे लगा दिया, किसी ने हैक करना है यूज की तो कर सकता है ना, एटलीस्ट पहले अपना नाम तो ट्राई करेगा ही। वो तो चलो उन्होंने दे दी सिक्योरिटी। ठीक है, हाँ, ये भी अभी आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, डेटा एडिट चेक्स। हाँ जी, देखो। Simply vulnerability can be referred as opening doors for attackers. Vulnerability must have at least one condition. देखो इसको ध्यान से देखना, वल्नरेबिलिटी होने के लिए मेरे हिसाब से एमसीक्यू में भी घुमा के पूछ सकता है। वल्नरेबिलिटी होने के लिए इनमें से एक कंडीशन होनी जरूरी है। देखो क्या, अलाउज एन अटैकर टू एग्जीक्यूट कमांड एज अनदर यूजर। या तो हमने अटैकर, अगर अटैकर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है कमांड एज अनदर यूजर बन के, ठीक है, सपोज उसने उसके एक्सेस राइट्स जो है वो चुरा लिए। अच्छा, फिर या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो उसने लीक कर दिया, चोरी कर लिया। या फिर अटैकर टू पोज एज अनदर एंटिटी, मतलब वो क्या कर रहा है, कोई और बन के मेरी एंटिटी में ऑथोराइज कर रहा है, सिस्टम ऑथोराइज कर रहा है। ठीक है, पोज मतलब मेरे जैसा बन के। ठीक है, अच्छा लास्ट इज अटैकर ने क्या कर दिया, डिनायल ऑफ सर्विस कर दिया, मतलब अटैकर ने मेरी सर्विस को ही क्या कर दिया, हैक कर दिया, उसकी वजह से मैं, हाँ, तो उसकी वजह से हम एक्सेस करना उसको छोड़ दे, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो चार चीजें होनी जरूरी है। फर्स्ट इज एग्जीक्यूट कमांड एज अनदर यूजर, जैसे मैं बोलूँ कि अगर ए पर्सन है उसको फिर बी पर्सन है, तो मतलब ए पर्सन जो है वो एज बी पर्सन उसको यूज कर रहा है। अच्छा, फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस कर लिया। फिर पोज एज अनदर एंटिटी, कोई बाहर का बंदा था उसने मेरा एम्प्लॉय बन के उसको यूज कर लिया, आइडेंटिटी राइट्स। अच्छा, फिर लास्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, उसके बाद बहुत क्लोजली रिलेटेड है। जैसे देखो, एज अनदर यूजर तो हो गया कि दो एम्प्लॉयज थे, ठीक है, वो चीज हो गई। ठीक है, मतलब ये है कि मेरे पास, मैं भी काम कर रही हूँ, दूसरा बंदा भी पास काम कर रहा है, पर वो अब मेरे पीसी पे जो चीजें हैं वो वैसे ही काम कर रहा है जबकि उसके पास एक्सेस राइट्स नहीं है। अच्छा, टू पोज एज अनदर एंटिटी का मतलब क्या है कि वो भी एक्चुअली में मोस्टली सिमिलर है। पोज का मतलब ये होगा कि वो मेरी तरह तरीके से ही काम कर रहा है। ठीक है, जो मर्जी लगा लो। चलो रीड कर दो। Determination of systems vulnerability involves security evaluation, which further includes inspection of safeguards, testing and penetration analysis. ठीक है, वो हमने उसमें भी देखा था ना कि वल्नरेबिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे, किसमें देखा था ये, किसमें देखा था, कंप्यूटर अगर हमने अपना पेनिट्रेशन टेस्टिंग।
इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम सेफ्टी करने के लिए स्टेप 4th चैप्टर में लिखा था ये मैंने। एक्सेल कह रहे हो? हाँ EIS के, कुछ सारा खुद ही hack करके रखा। हाँ जहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बनाया था। चलो रिस्क देखो, इतनी जल्दी नहीं भूलना, 2 महीने 3 महीने याद रख लो। हाँ जी, और नेक्स्ट देखो रिस्क क्या है, रिस्क क्या है? लाइकलीहुड कुछ था। लाइक्लीहुड है कि मुझे कोई हार्म कर सकता है, वही मेरा रिस्क है। चलो हाँ जी रीड कर दो। A risk is a potential likelihood that a particular threat will exploit a particular vulnerability to cause harm to an asset. For example, if a firewall has several ports open, there is a higher likelihood that an intruder will use one to access the network in an unauthorized manner. हाँ जी, इंट्रूडर कौन होता है? जो करने की कोशिश, हैकर, ऐसे हर बंदे को थोड़ी इंट्रूडर बोल दोगे। अब मैं आपको थोड़ी इंट्रूडर बोल दूंगी। इंट्रूडर कौन है? जो हैक कर रहा है सिस्टम को, ठीक है। अनवांटेड है जो हैक करना चाह रहा है सिस्टम को, जो हार्म करेगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा लाइक्लीहुड क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी की कितना रिस्क होने के चांसेस हैं। चलो रीड कर दो। Probability that a threat incident will be successful in getting undesirable event. While assessing the likelihood of the threat occurring, the हाँ factors जी, प्रोबेबिलिटी दैट अ थ्रेट इंसिडेंट विल बी सक्सेसफुल, कि जो मेरा थ्रेट है उसने क्या कर दिया, जो इवेंट वो करने आया था वो उसने कर दिया। अगर उसने कोई मॉडिफिकेशन करनी थी मेरे सिस्टम में तो उसने मॉडिफाई कर दिया, हैक करना था वो हैक कर लिया सिस्टम, ठीक है। तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ओके उसके बाद while assessing the likelihood the factors to be considered, क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे the presence tenacity and strength of the threat, कि थ्रेट कितना है, प्रेजेंस कितनी है। टेनेसिटी क्या होती है? टेनेंट क्या होता है? टेनेंट कितनी ज्यादा वो, कितना वो थ्रेट रहेगा, ठीक है, कितना उसका स्टेइंग पावर है हमारे ऊपर, कि हाँ जी स्टे बोलेगा, हाँ स्टे बोल सकते हैं। और फिर उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा वो स्ट्रांग है। हाँ जी, और लास्ट फिर सेकंड है इफेक्टिवनेस ऑफ सेफगार्ड, और जो मेरे सेफगार्ड मेजर्स है वो कितने ज्यादा इफेक्टिव है, मैं कितनी ज्यादा उसको बचा सकती हूँ। चलो अब एसेट्स में क्या हो गया, मेरा घर, ठीक है। चलो रीड करो। any tangible or intangible thing of value to the organization. They can be hardware, software, people, data, facilities, and so forth. ठीक है, कोई भी एसेट है, टेंजिबल है चाहे इंटेंजिबल है। ऑल एसेट्स एटलीस्ट हैव वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, मतलब इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए तो हम उसको एसेट बोलेंगे। फर्स्ट क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके लिए कोई वैल्यू होनी चाहिए, या फिर उसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकती, विदाउट कॉस्ट स्किल टाइम रिसोर्सेज, ठीक है। अगर कोई मशीन है तो मुझे उस पर खर्चा करना पड़ेगा, कोई पर्सन चला गया तो उसकी स्किल का मुझे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं इजीली रिप्लेस नहीं कर सकती। फिर दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट एंटिटी विदाउट विच ऑर्गेनाइजेशन में बी थ्रेटन, वो ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी अगर वो ना हो तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, उसको खतरा बढ़ जाएगा। सपोज बोल सकते हैं सिक्योरिटी सिस्टम बोल सकते हैं हम अपना, वो भी मेरा एक एसेट है। अच्छा लास्ट है इंफॉर्मेशन एसेट। इंफॉर्मेशन एसेट कौन हो गया मेरा? इंफॉर्मेशन क्या है मेरा? डेटा, ठीक है। हाँ जी, इंफॉर्मेशन एसेट क्या है मेरा? डेटा, ठीक है। मतलब जो मेरा डेटा है वो क्या है मेरे लिए? एसेट है। अगर किसी ने मेरा डेटा चुरा लिया तो वो क्या हो जाएगा, मेरा खतरा हो जाएगा, क्योंकि डेटा चुरा लिया तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क हो जाएगा। तो क्या एसेट है मेरा? इंफॉर्मेशन एसेट बोलते हैं। हाँ जी, तो इंफॉर्मेशन एसेट कैसा हो सकता है? या तो वो प्रोप्राइटरी हो सकता है, प्रोप्राइटरी मतलब वो मेरी ओनरशिप है उस पे, ठीक है। और कैसा होगा, या उस टॉप सीक्रेट, मैं चाहती हूँ वो कभी भी लीक ना हो, ऐसा वो उसमें सीक्रेट है। और हाईली कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना, इंफॉर्मेशन एसेट कैसा हो सकता है? 3 चीजों, या तो प्रोप्राइटरी, या फिर टॉप सीक्रेट, या फिर हाईली कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। चलो जी, अच्छा उसमें बाद में क्या बोला हुआ है? मैनेजिंग रिस्क एंड सेफ गार्डिंग इज यूजली द, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सिक्योरिटी मैनेजर की होगी, ठीक है जी। चलो रीड कर दो आगे। एक्सपोजर, Extent of loss that will result in a risk materializes. It includes immediate impact. If it's resulting हाँ जी, here, कहता है एक्सटेंट ऑफ लॉस। अब तक तो हम सोच रहे थे कि खतरा हो सकता है, अब कहता है जो रिस्क है वो हो गया है, रिस्क इज मटीरियलाइज, मतलब रिस्क जो खतरा था वो
अब आ गया है, तो अब मैं देखूंगी मुझे एक्सटेंट ऑफ लॉस कितना उससे लॉस होएगा। तो उसका लॉस में दो टाइप्स है मेरे पास, फर्स्ट इज इमीडिएट इम्पैक्ट कितना है, एंड सेकेंड इज लॉन्ग रन में मुझे वो क्या लॉस देके जाएगा, कितना उसका इम्पैक्ट होएगा। रीड कर दो। Immediate impact, if its result is clear and obvious, example, impact on fire on information system assets, usually will be readily apparent. जैसे हम फायर का बोलते हैं, फायर का इम्पैक्ट तो साथ के साथ दिख ही जाएगा, ठीक है। पर अगर किसी ने कोई सिस्टम हैक कर लिया, हो सकता है मुझे अभी नहीं पता चला, पर बाद में मुझे 6 मंथ बाद जाके पता चला, अच्छा मेरी इन्फॉर्मेशन को किसी ने लीक कर दी थी या मॉडिफाई हो गई थी, क्योंकि इजीली जितने भी फ्रॉड्स आप देखते हो बैंक्स में, वो उसके बाद में क्यों पता चलता है, क्योंकि वो सिस्टम में हैक कर देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट फिर देखो सेकंड पॉइंट। Real harm that occurs in the long run. Example, एस्ट्यूट एक्शन मतलब जानबूझ के कॉम्पिटिटर ने ऐसा कुछ कर दिया टू अंडरमाइन द, जिससे क्या हुई मेरी फाइनेंशियल वायबिलिटी, मतलब जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ थी उससे उसको खतरा हो गया, ठीक है। हाँ जी। safeguard or counter measure. अच्छा, अब हम सेफ गार्ड क्या लेंगे, जो हमें थ्रेट्स है, जो मुझे रिस्क है, उसके अगेंस्ट सेफ गार्डिंग मेजर्स क्या होंगे। प्रोटेक्शन जैसे लॉक है, अगर लॉक लगाना है तो डबल लॉक लगा दो, ठीक है। अगर पासवर्ड है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर दो, ठीक है। और एंटीवायरस जो है तो उसको सारे पोर्ट्स उसके क्लोज कर दो, ठीक है, ताकि कहीं से भी लूप होल ना रहे। चलो रीड करो। safeguard or counter measures or security controls. सेफगार्ड होता क्या है, एनीथिंग कुछ भी दैट रिमूव द वल्नरेबिलिटी, जिससे मेरी वल्नरेबिलिटी है वो कम हो जाए, एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द थ्रेट्स, और मेरे थ्रेट्स से मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है, ताकि मैं खतरे से बच जाऊं, मैं अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर दूं, उसको हम बोलते हैं सेफ गार्डिंग। जैसे हम मैं आपको बोल, जैसे हमने बोला कि हमने से सारा ही पढ़ लिया, दैट इज सेफ गार्ड, अब आपको किसी चीज का डर नहीं है, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो। For example, well-known threat spoofing the user's identity. हाँ जी, स्पूफिंग क्या होता है, कोई भी यूज फेक करना कि आप ही हो, जैसे स्पूफिंग इंस्टाग्राम के आईडी में स्पूफिंग करते हैं काफी लोग। जैसे क्या करते हैं स्पूफिंग में, कोई स्पैम अकाउंट बना देते हैं जैसे क्या? स्पैम अकाउंट नहीं होता, स्पूफिंग मतलब ये होता है कि हमने जैसे किसी का और का अकाउंट हैक कर लिया, ठीक है, और हम उसके बिहाफ पे हम चला रहे हैं, पर नाम किसी और का चल रहा है, ये भी बोल सकते हैं। हाँ जी, अब देखो काउंटर मेजर्स क्या हैं। Strong authentication protocols to validate users, and passwords should not be stored in configuration files. ठीक है, और पासवर्ड ये ना हो कि कहीं डायरी में लिख दिया और डायरी किसने देख ली, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपने दिमाग में रखो। ओके, फिर क्या है रेजिडुअल रिस्क, अब इसके अलावा कुछ रिस्क अगर बच गया है फिर भी, तो वो क्या उसमें डाल दोगे तुम, रेजिडुअल में डाल दोगे। चलो रीड कर दो एक बारी, फिर खत्म करते हैं। Any risks still remaining after the countermeasures are analyzed and implemented. There is no such thing as zero risk. ठीक है, वो कहता है कोई भी ऐसा नहीं है कि हम ये कभी नहीं मानेंगे कि रिस्क क्या है जीरो हो गया, तभी हमने बोला रिस्क क्या करना है, एक्सेप्टेबल लेवल तक हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, कभी भी वो जीरो नहीं होएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल रिस्क बोलते हैं, जो बच जाता है वो रेजिडुअल हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कंट्रोल्स इन बीपीए। चलो मुस्कान रीड कर दो। Controls can be defined. कंट्रोल्स हमने पढ़ाई है एफएम में, ठीक है, कंट्रोल्स क्या होते हैं वही लिखोगे, दैट दैट इंश्योर that give reasonable assurance that objectives will be achieved, ठीक है। हाँ जी, Controls can be defined as policies, procedures, practices, and enterprise structure that provide reasonable assurance that business objectives will be achieved. will be achieved in second is undesired events, अगर कुछ undesired events हैं उसको हमने क्या कर दिया, पीटीसी कर दिया उसका, ये बोलते हैं ना, पूरा ऑडिट लग रहा है, ठीक है। चलो, An undesired event can arise if unauthorized, inaccurate, incomplete, redundant, ineffective, and inefficient input enters the system. चलो इसमें यहाँ पे आ जाओ, अप्लाइंग आईटी कंट्रोल्स इन बीपीए। देखो हमने यहाँ पे दो टाइप के कंट्रोल्स लगाएंगे, आईटी कंट्रोल दो टाइप के होंगे, एक होगा मेरे पास जर्नल, एक होगा एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन तो जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है, मतलब हमने किसी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे लगाए, ठीक है। और जर्नल हो गए हमने ओवरऑल अपने सिस्टम पे लगा दिए, ठीक है, वो होते हैं जर्नल कंट्रोल। अब देखो इसमें आएगा क्या क्या। एक तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, सबके लिए मैंने सिक्योरिटी पॉलिसी डिजाइन कर दी। सेकेंड इज सिस्टम को कैसे एक्वायर करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए पॉलिसी। उसके बाद यूजर ट्रेनिंग करानी, फिर सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शंस। चलो रीड करते हैं वन बाय वन। IT general controls include the following: information security policy. ये आपको डायरेक्ट भी ऐसे पूछेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जर्नल कंट्रोल्स। एग्जाम में कंट्रोल्स भूल जाते हैं कि कौन से चैप्टर से पूछ रहा है। बस उम्मीद करना कंट्रोल्स पे क्वेश्चन ना आए। Information security policy. Maintain a policy that addresses information security for all personnel. हाँ जी, क्या कहना चाहता है ये? मेंटेन अ पॉलिसी दैट एड्रेसेस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉर ऑल पर्सोनल। मैंने सबको एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्सोनल का क्या दे दिया, मैंने एक बना के दे दिया, क्या बोलते हैं इसको, मैनुअल बना के दे दिया कि आपने इसको क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लेने हैं, सारे एम्प्लॉयज को दे दिया। अच्छा, जिसको हम ये बोलते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे दिया, सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड इज टू इंश्योर मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम को जब हम एक्वायर करते हैं तब क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। इंश्योर दैट सिक्योरिटी, तब हमने क्या ध्यान रखना है कि जो सिक्योरिटी है वो उसमें लगी होनी चाहिए। जो भी मैं एसेट लेके आती हूँ, हर एसेट में क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद है यूजर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन। फिर हम क्या करेंगे, जो मेरा पर्सोनल है उनको मैं क्या करूंगी, ट्रेनिंग दूंगी रिगार्डिंग द जो भी मेरे थ्रेड्स हो सकते हैं। फिर है सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शंस। हाँ जी, रीड कर दो। Duties and areas of responsibility should be segregated to reduce opportunities. हाँ जी, क्या होता है सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शंस? सेपरेशन मतलब Segregation, जैसे कि जो custody of different functions अलग कस्टडी अलग को दो और ट्रांजैक्शन का जो है वो अलग को दो, ठीक है। चलो रीड कर दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी सेग्रीगेटेड, या इसको जैसे हम एसओडी पढ़ते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी सेग्रीगेटेड और रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ना हो जाए उसके लिए हम उसको इंश्योर करते हैं। ओके, फिर क्या है चेंज मैनेजमेंट। अगर तुम कुछ चेंज कर रहे हो, कुछ सिस्टम में अगर चेंज कर भी रहे हो तो शुड बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे सिस्टम में कुछ चेंजेस, अपडेशन तो चाहिए ही चाहिए, पर अगर अपडेशन कर भी रहे हैं तो वो कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए। मीन सबका अप्रूवल लेके उसके बाद चेंजेस करो, ठीक है। ये नहीं कि एक पर्सन को एक्सेस दे दिया, अब उसने अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। बस इसने ये बोल दिया कि चेंजेस टू द, जो भी तुम अपने पास बनाना, कोई उसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मेंटेन सीआईए। जो भी तुम्हारा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन एसेट्स है, उनकी हमने क्या इंश्योर करना है कि सीआईए मेंटेन है। तो हमने पढ़ लिया था कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये इसमें ये बनाया हुआ है, ये भी बना के आ सकते हो। अच्छा, फिर एक्सेस कंट्रोल मेजर मतलब, एक्सेस कंट्रोल मेजर मतलब हाँ, किसको कितनी एक्सेस देनी है, एक्सेस राइट कितने देने हैं, ठीक है। मतलब एक तो होता है रीड राइट एक्सेस, ठीक है, एक होता है चेंजेस करने की एक्सेस। तो ये सारी एक्सेस में आएंगे, तो किसको कितने ज्यादा हमने राइट देने हैं, वो होते हैं एक्सेस कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सीनियर मैनेजर को ज्यादा राइट्स मिलेंगे, ठीक है, उससे जूनियर मैनेजर को कम राइट्स मिलेंगे, उसको हम ये बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, फिर अगर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो बैकअप और रिकवरी का उसमें ऑप्शन होना चाहिए। कोई बात नहीं, पढ़ लेना ऐसे क्लास में। अच्छा, उसके बाद देखो सर्विस लेवल, क्लाउड में पढ़ा था ना एसएलए, तो जो भी मेरे साथ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ एसएलए हुआ है उसको रिव्यू करते रहो, ठीक है, वो चीज चेक करते रहो। फिर इंसिडेंट रिस्पांस का मतलब यह है कि अगर इन केस कुछ फेलियर होता है तो मैनेजमेंट की तरफ से क्या इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स हैं। ओके, उसके बाद प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ जी, इसको रीड कर लो एक बारी। application software drives the business processes of the organizations. These solutions must be properly controlled by using standard software development process. देखो इसको ना दोनों पॉइंट्स पे इकट्ठे लिख सकते हो आप, सेकंड और इसको। वहां पे क्या था
एक्विजिशन ऑफ एसेट वहां पे हार्डवेयर की बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करी है, वहां पे हमने मेजर लगाए थे अपने हार्डवेयर पे, यहाँ पे हम लगाएंगे अपने सॉफ्टवेयर पे। क्लियर? लिख देना जितने हफ्ते ही लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखो एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन पे क्या क्या हम कंट्रोल लगाएंगे। चलो वेट करते बस, ये लास्ट टॉपिक है आज का, बस इसको पढ़ लो। Application represents the interface between the user and the business function. Application controls are controls which are implemented in an application to prevent or detect or correct errors. हाँ जी, कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जो मैंने अपनी एप्लीकेशन में ही लगा दिए, जैसे हमने वाले बोला कि पासवर्ड हम पूरा नेम पे लगा दे, तो लगाने नहीं देता ना हमें वो कभी भी, हमें पहले ही बोलते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, मतलब उसकी एप्लीकेशन में ही कंट्रोल लगे हुए हैं जो आपको एरर दिखाता है वो बार बार कि आपने गलत पासवर्ड चूज करा है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, These controls are built in the application software to ensure accurate and reliable processing. These are designed to ensure completeness, accuracy, authorization. ठीक है, वही चीजें जो आपने पढ़ी हुई है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ऑफ द, यहाँ पे लिख दोगे डेटा, ठीक है। बस ये लिख दोगे कि आप जो डेटा, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है, एक है डेटा कैप्चर, एक है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। डेटा कैप्चर मतलब जिससे तुम डेटा फेच करोगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर कोई इनवॉइस है, उससे तुम डेटा देखोगे। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कौन करेगा? तुम्हारा सिस्टम करेगा, ठीक है। चलो अब एग्जांपल्स बस ये देख लो, एप्लीकेशन कंट्रोल की एग्जांपल्स क्या क्या है। एक तो हो गया डेटा एडिट, कि अगर एडिटिंग करनी है तो वो परमिसिबल फील्ड में ही होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि सब यूजर को हर फील्ड में ही चेंजेस करने का हमने एक्सेस दे दिया। फिर है बैलेंसिंग ऑफ प्रोसेसिंग टोटल, जैसे टेली में नहीं कर, उसमें करते हैं, ट्रायल करते हैं कि डेबिट क्रेडिट का अगर टोटल मैच नहीं हो रहा तो एरर दे दो, कि उसके आगे आपको जाने ही नहीं देगा, कि पहले आप पिछला पेज ठीक करो। फिर अगर कोई एरर आता है तो आपको रिपोर्ट करे। अच्छा, फिर क्या है? सेपरेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन, सेपरेशन वही हो गया, ट्रांजेक्शन कोई और करेगा और ऑथराइजेशन किसी और के पास होगी। ट्रांजेक्शन लॉगिंग क्या होता है? लॉग क्या होता है? लॉग वो तो एंटरिंग हो गया। नहीं, वो जो एडिट लॉग होते हैं, जैसे कि किसने हाँ, रिकॉर्ड्स, लॉगिंग मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना, मतलब किस किसने चेंजेस करी उसका नाम रिकॉर्ड करो कि कहाँ से ये चेंजेस हुई हुई है, ठीक है। दैट इज ट्रांजेक्शन लॉगिंग, कि ये ट्रांजेक्शन किसने करी है हमारे पास। टैली में भी होती है कि कितने किस टाइम पे क्या ट्रांजेक्शन चेंज, जैसे हम बोलते हैं गूगल पे भी हर ट्रांजेक्शन ही आ जाती है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, वो होता है ट्रांजेक्शन लॉगिंग। मतलब रिकॉर्ड, वो लिख लो साइड पे लिख दो, रिकॉर्डिंग लिख लो, मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स लिख लो, मेंटेन रिकॉर्ड्स। अच्छा, फिर लास्ट है एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। अगर कोई एक्सेप्शन, जैसे दिल्ली में कोई, अगर आप कैश नेगेटिव डाल दोगे तो वो आपको रेड कलर में दिखाना शुरू कर देगा कि ये एक्सेप्शंस हैं। लास्ट में देखिए क्या क्या गलतियां हुई हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, कि मुझे वो पहले ही दिखा देगा। लिख लो साइड पे, नेगेटिव कैश। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ओके।